हेलो। जय हिंद प्यारे छात्रों। और मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ। और आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति को पढ़ लिए थे बहुत अच्छे तरीकों से। नेपोलियन को भेज दिए थे सेंट हेलेना द्वीप पर, और वहाँ उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अब नेपोलियन साम्राज्यवादी को हमने इसलिए पढ़ाया ताकि हमको पढ़ना है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो कैसे लुई 16वां को फांसी चढ़ा दिया, लुई 16वां को गिलोटीन चढ़ा दिया किसने? रॉबस्पियर ने। किसने? रॉबस्पियर ने। किस प्रकार से उसने भय से प्रीत किया, और उसके बाद अब राजा जो बनेगा लुई 17वां न बनेगा, लुई 18वां बनेगा। सर लुई 17वां काहे नहीं बना, इसका भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अब हम आएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ये आपका क्लास 10th का पहला लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। थोड़ा सा स्पेशलिस्ट हम चलेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम यहाँ से आएंगे कि सर यूरोप क्या है? एक महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। राष्ट्रवाद यहाँ आ गया। क्या गया? राष्ट्रवाद। बड़ा गंभीर समस्या है। सबसे पहले राष्ट्र होता था, क्या होता था? राष्ट्र। राष्ट्र में वाद लगा दिए, तब ये हो गया क्या? राष्ट्रवाद। सबसे पहले राष्ट्र की बात करेंगे कि सर ये राष्ट्र क्या था, राष्ट्र क्या था। एक फ्रांसीसी चिंतक थे। एक कौन थे? हाँ, एक फ्रांसीसी चिंतक थे जिनका नाम था अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन। अब रेनन से शुरू करते हैं। अर्नस्ट क्या थे? रेनन। अर्नस्ट रेनन थे फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। ये फ्रांसीसी चिंतक थे, फ्रांसीसी चिंतक थे। कौन? अर्नस्ट रेनन। पीछे रेनने कहेंगे कि अर्नस्ट क्या? रेनन। राष्ट्र का मतलब पहले होता था कि समान भाषा, समान क्या? समान भाषा, गुड पढ़ाई का जी। समान धर्म, है ना, और समान क्या? जाति। समान जाति, समान भाषा, समान धर्म, समान जाति। समान भाषा, समान धर्म, समान जाति जहां रह रहा है वह एक क्या है? राष्ट्र है। इतना ही नहीं, इसी समान भाषा, समान धर्म, समान जाति के ही किसी एक वंश का शासन जब होगा, इसी में से किसी कोई जब एक वंश शासन करेगा, उसे ही हम राष्ट्र कहते थे। क्या कहते थे? राष्ट्र कहते थे। लेकिन अनदर रेनन ने कहा कि हाँ, अनस्टर रेनन ने कहा कि ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। ना ही समान भाषा की बात हो, और ना ही समान धर्म की बात हो, और ना ही समान जाति की बात हो। तब क्या हो? तब क्या हो? ना समान भाषा की बात हो रही है, ना समान धर्म की बात हो रही है, और ना ही समान जाति की बात हो रही है। इसका मतलब है, इसका मतलब इन्होंने बताया कि नहीं, आने वाले समय में, वर्तमान समय में सारे लोग जो है अतीत के बारे में सुनकर, किसके बारे में सुनकर? अतीत के बारे में सुनकर, और समान गौरव महसूस करे, समान गौरव महसूस करे। ये राष्ट्रवाद है। ये क्या है? राष्ट्रवाद। ये किसने कहे? अर्नस्ट रेनन ने। ये नहीं कि समान भाषा धर्म है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद यह है कि वर्तमान से अपने अतीत के बारे में, जैसे मेरा भारत सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा भारत के बारे में, भारत का ठीक लगा। क्या लगा? ठीक लगा। नहीं, उस समय
हमारे अंदर राष्ट्रवाद नहीं हुआ करता था। आज से पहले की बात करें तो राष्ट्रवाद हुआ करता था नहीं, है ना। हमने बताया था कि जब भारत पर इधर मैसूर को मारा, है ना, मैसूर में टीपू सुल्तान को मारा, अवध के लोग हंस रहे थे। अच्छा मारा, भले मारा, बड़ा खराब आदमी था एकदम, कोई दिक्कत नहीं, मारे तो क्या करे, तो मारे तो। देखते ही देखते बंगाल के सिराजदौला को मारा, इधर मैसूर वाले, ठीक है, बड़ा हंस रहा था हमको, मारा, भले मारा, एकदम ठीक किया, एकदम क्या किया, ठीक किया, बहुत अच्छा काम किया। नहीं, बड़ा बदमाश था। देखते ही देखते ही पूरे भारत को पीट डाला, पूरे भारत को पीट डाला। तब जाके हमारे अंदर ई वाला सॉफ्टवेयर अपलोड हुआ। कौन वाला? ई वाला सॉफ्टवेयर, राष्ट्रवाद। तब जाके अंग्रेज पूछता है कहां से जाए, कहां से जाए, नालायक, पूरा भारत छोड़ो। कहां कहा गया कि मैसूर छोड़ो, कहां कहा गया कि बंगाल छोड़ो, क्या छोड़ो, पूरा भारत छोड़ो, पूरा क्या छोड़ो, भारत छोड़ो। मतलब तब जाके हमारे अंदर ई वाला सॉफ्टवेयर अपलोड हुआ। नहीं, अगर हम कहें कि क्या आपके अंदर राष्ट्रवाद है या आपके अंदर अंतरराष्ट्रवाद है, तो एक बात फिर से, अंतरराष्ट्रवाद, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि राष्ट्रवाद ये अच्छी बात नहीं है, राष्ट्रवाद अच्छी बात नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं, अंतरराष्ट्रवाद होनी चाहिए। कौन से? अंतरराष्ट्रवाद। इन्होंने कहा कि जो देश के बारे में सोचता है वो मूर्ख है, देश के बारे में सोचता है वो मूर्ख है, एकदम अच्छी बात नहीं है। इन्होंने, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में ही विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, और है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जापान में जाकर भाषण दिए थे, है ना, कि राष्ट्रवाद अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अगर अभी आप कह दे कि राष्ट्रवाद अच्छी बात नहीं है, कन्हू कह दे तो टमाटर की कमी नहीं रहेगा, टमाटर जूतो चप्पल पड़ जाएगा नहीं, है ना, कि अंतर, मतलब इन्होंने कहा, लेकिन अच्छा कहा था इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए, जैसे कहा कि पूरे आप मानवतावादी बनो, पूरे मानव के बारे में सोचो। ये बात किसने कहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने जापान में जब 1913 में भाषण दे रहे हैं तो इनको बाहर निकाल दिया, स्टेज से भागना पड़ गया था। अंतरराष्ट्रवाद की बात कर रहे थे तो किसको? और आपको पता है कि जब भाषण दे के बताएं, और आप जान रहे हैं कि 1913 में भाषण देवे की रहे हैं, अंतरराष्ट्रवाद कहीं रहे हैं, और लगले 1914 ने प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इनका बात सही था कि नहीं था? सही था कि नहीं था? लेकिन अब जो है हमारे अंदर अभी फिलहाल में क्या है? राष्ट्रवाद है। कहाँ, अगर हम कहें यूक्रेन और अमेरिका दोनों लड़के 5000 सेना मारा गया है, कहाँ मारा गया है? अमेरिका में। कोई बात नहीं सर, मार दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, है ना। अगर जहां हम कह दे भारत के 50 सैनिक मारा गया है, कहाँ के सर? भारत के। सेना तैयार करिए, कौन मारा है? भेजिए भेजिए भेजिए, है ना। आक्रमण, क्या करो? आक्रमण। मतलब ये कौन बात है? राष्ट्रवाद है। कौन बात है? अब हमारे अंदर राष्ट्रवाद है कि नहीं? अब आए तो इंग्लैंड या अमेरिका कोई कब्जा करने, ऐसे धर के सब मिल के इसे चाट देंगे क्या इधर? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? राष्ट्रवाद है। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता कि राष्ट्रवाद में दिक्कत है। और ये पहली बार राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ? यूरोप से। कहां से? यूरोप से। यूरोप में कहां से? फ्रांस से। यूरोप में कहां से? फ्रांस से पहली बार राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। और फ्रांस की क्रांति 1789। कोई दिक्कत है? 1789। थोड़ा सा अब हम आगे चलेंगे। क्या ये कुछ हो रहा है क्या जी? प्रोग्राम है क्या? यहाँ तक लगाने की क्या जरूरत? हाँ। हाँ। अर्थात हमने अभी राष्ट्रवाद के बारे में जाना,
कि जब किसी समान भौगोलिक क्षेत्र में अर्थात जब किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद मतलब क्या? राष्ट्रवाद का अर्थ मतलब एकता का वाहक। एकता का जब वाहक बना रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। अब बता, जब राष्ट्रवाद की भावना आ गई और एक बात आती है क्षेत्रवाद, ये पूछता है क्षेत्रवाद मतलब देखो, यहाँ इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। अगर हम कहें कि यहाँ बिहार से कोई आदमी इंग्लैंड गया है, एक केरल से आदमी इंग्लैंड गया है, दोनों जब देखा एक दूसरे को, अच्छा नाक मिल रहा है, मुंह मिल रहा है, चेहरा मेरा भारतीय है क्या? हाँ भारत, आइए बैठिए, क्या है? चाय पीजिए। तो क्या ये राष्ट्रवाद है कि नहीं? कहाँ ना कोई जाति पूछा है नहीं, ना कोई धर्म पूछा है, ना कोई राज पूछा है नहीं, एकदम कहा भारतीय है, आइए बस बैठिए। क्या है? बैठिए। मतलब ये हमारे अंदर कैसी वाद है? राष्ट्रवाद है। मतलब राष्ट्र के बारे में सोच करके, अच्छा भारतीय है, आइए बैठिए। नहीं, उसके बाद अगर क्षेत्रवाद की बात करें तो यहाँ से यहीं से एक बिहार है। कौन है? बिहार के। और यहाँ से कौन गया है? केरल के गया है। पूछा है कहाँ के हैं? केरल के। में हटाइए है ना, कोई अच्छी बात नहीं है, केरल के है, हटाओ, है ना। लेकिन लगले वो बिहारी पहुंच गया। कौन पहुंच गया? अच्छा बिहारी है, गमछी ले हैं, अच्छा आइए बैठिए, है ना, नाश्ता वास्ता कीजिए। है ना, मतलब ये क्या रहा? क्षेत्रवाद रहा। मतलब कोई पूछे कि क्षेत्रवाद किसे कहेंगे? अपने क्षेत्रों से लगाओ, दूसरे क्षेत्रों से अलगाव, तो उसे क्या कहे? हम क्षेत्रवाद कहे, उसे क्षेत्रवाद कहे। थोड़ा सा आगे चले, यहाँ से आगे हम चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा राष्ट्रवाद की भावना पर आएंगे। काय चौपट कर वाले आधा इन्हें सुनना है, आधा उन्हें। चले देखेंगे। यहां से एक सवाल पे राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले स्पष्ट व्यक्त हुआ। राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले स्पष्ट व्यक्त हुआ है तो वो कहां से? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति में ही हम लोगों ने देखा, फ्रांस की क्रांति से ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना अभिव्यक्त हुआ है। क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने हमने पिछले क्लास में देखा कि यहाँ पढ़ी समानता के लिए। किसके लिए? समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए एवं बंधुता के लिए। किसके लिए? फ्रांस की क्रांति यही तीन चीजों के लिए थी। पहला किसके लिए? समानता के लिए, कि सभी लोग एकदम समान रहे। सभी लोग क्या रहे? समान रहे। क्या समान था? यहाँ सब बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट में बटा था ना, विशेषाधिकार प्राप्त था। तो क्या समानता है? नहीं। तो समानता के लिए, स्वतंत्रता मतलब लोकतंत्र की बात हो। किसकी बात हो? लोकतंत्र। क्या यहाँ लोकतंत्र था? नहीं। क्या था? पहले राजतंत्र था। मतलब रानी के कोख से ही बेटा जन्म लेगा तो वही राजा बनेगा। तो ये स्वतंत्रता है? नहीं। क्या डायरेक्ट स्वतंत्रता आ गया? नहीं। पहले संविधान ही आया था। मतलब पहले राजा को शक्ति को कमजोर किया गया था। हमने पढ़ा था? नहीं। राजा के शक्ति को क्या किया है? कमजोर। जब बेस्टिन का किला का पतन हुआ था, जेल का पतन हुआ था, उस समय जब 600 प्रतिनिधि जब
वह टेनिस कोर्ट मैदान में जब अपना केंद्रीय नेशनल असेंबली की बात किए थे, तो उस समय राजा के शक्ति को क्या किया गया था, कम किया गया, कमजोर किया गया था। तो जब उस समय बना था संवैधानिक राजतंत्र पहले आया, मतलब हम राजा आप ही रहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से कानून बनाएंगे, आप साइन कीजिए, तो डायरेक्ट स्वतंत्रता हो गया था। नहीं, लेकिन जब रॉबस्पियर ने, किसने मारा, किसको, लुई सोलामा को, उसके बाद किसका चुनाव हुआ, गणतंत्र, तब जाके स्वतंत्रता मिली, तब मिली स्वतंत्रता। बंधुता की बात है, किसकी बात, बंधुता, मतलब एक दूसरे हम लोग भाई भाई के समान है, भाई बहन की बात हुई, उसको हम क्या कहें, बंधुता कहें। यहाँ नेक्स्ट बात है कि फ्रांसीसी क्रांति की बात है, तो सबसे पहले यहाँ था राजतंत्र, क्या था, राजतंत्र। राजतंत्र को किसमें बदल दिया, लोकतंत्र में। राजतंत्र किसे बदल दिया, लोकतंत्र। बहुत बढ़िया से देखेंगे, राजतंत्र को लोकतंत्र में बदल दिया गया। किसने बदल दिया, जनता, मतलब रॉबस्पियर ने, किसने, रॉबस्पियर ने। आतंक का दूसरा नाम नहीं। उसके बाद उस समय स्टेट जनरल होता था, क्या होता था, स्टेट जनरल के स्थान पर क्या किया गया, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, गुड, बहुत अच्छा। इसीलिए तो हम पढ़ाए हैं पिछला बार, नेशनल, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली लाया। उसके बाद आपको बता दे कि उसी समय केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू हुआ, मतलब केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था आया गया। अब कहा गया कि इसमें एकदम समान भाषा बोली जाएगी, कैसी भाषा, समान भाषा बोली जाएगी, एकदम समान कानून होगा, सबके लिए समान कानून। मतलब जब नेशनल असेंबली की बात हो गई थी तो समान भाषा, सबका अधिकार समान हो गया था, समान कानून था। क्या कोई अलग कानून था, क्या किसी को विशेषाधिकार प्राप्त था, नहीं। और आपको पता है कि 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। 1804 में ही नेपोलियन राजा बना था। आपको कल के नोट्स में हम लिखवाए हैं कि 1804 में नेपोलियन कहाँ के राजा बना है, फ्रांस के सम्राट बना है ना। 1804 में नेपोलियन कहाँ का सम्राट बना है, फ्रांस के। 1804 नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बन चुका है। अब यहाँ से बारीकी तरह से देखेंगे, ये सब बेसिक बात था, यहाँ से नेपोलियन शुरू हो रहा है, यहाँ से नेपोलियन शुरू हो रहा है। अब ये देखिए, जैसे ही 1804 में लगले, आपको पता है कि 1813 में किसका युद्ध हुआ, लिपजिंग का युद्ध। किसका युद्ध, लिपजिंग का युद्ध, लिपजिंग का युद्ध। कहाँ इसको भेज दिया गया था, एल्वा द्वीप। एल्वा द्वीप कहाँ में, इटली में, एल्वा द्वीप पर भेज दिया गया। लेकिन वापस इसने पुनः आ गया था कहाँ में, फ्रांस में। उसके बाद आपको पता है कि 1815 में 1800 इसका युद्ध हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ। इस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, मेटरनिक। और ये तीनों, ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड, ये सब तीनों मिल करके, नहीं प्रसा, ये सब मिल करके, मतलब इसके विरोधी राज, इसके विरोधी राज सब मिल करके, और इसको वाटरलू के मैदान में, किसके, वाटरलू के मैदान, वाटरलू के युद्ध में इसको हरा करके कहाँ भेज दिया, एल्वा द्वीप पर। हाँ, सेंट हेलिना, सॉरी, हाँ, सेंट हेलिना कहाँ में है, अंटार्कटिका महासागर में। कहाँ में, अंटार्कटिका। और सेंट हेलिना द्वीप पर भेज दिया। और यहाँ इसकी 1821 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1821 में मृत्यु हो गई। अब देखो, जब यहाँ नेपोलियन मरा चुका है, तब एक सभा का आयोजन हो रहा है, और वो सभा का आयोजन कर रहा है मेटरनिक। कौन कर रहा है, मेटरनिक। अब देखो, यहाँ से ऑस्ट्रिया का चांसलर है, ऑस्ट्रिया का क्या है, कौन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, मेटरनिक। कौन है, मेटरनिक।
अब देखो मेटरनिक फिर से ये राजतंत्र ला देगा। क्या ला देगा? राजतंत्र। और फिर से कैसे आंदोलन होंगे उसके बारे में देखते हैं। हाँ, अब देखिए ऑस्ट्रिया का चांसलर है कौन? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है ना जी, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक है। और ऑस्ट्रिया की उस समय राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बढ़िया सी बात पूछता है मैट्रिक में, ठीक ना, एकदम पक्का पूछेगा। पूछा नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन उलट के देखिएगा, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? मेटरनिक। मेटरनिक सबसे क्रूर शासक है। मेटरनिक सबसे क्रूर शासक है। देखो क्या होता है, ऑस्ट्रिया के राजधानी है कहाँ? वियना। और वियना में एक वियना सम्मेलन बुलाया जा रहा है। वियना में क्या बुलाया जा रहा है? वियना सम्मेलन बुलाया जा रहा है। किसके द्वारा? हाँ, 1815 में वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन मतलब इसने कहा कि जितने भी सब देश है, जितने भी देश है, ऑस्ट्रिया, इटली, इंग्लैंड, रूस, सब आइए इस सम्मेलन में क्या लीजिए? भाग लीजिए। इस सम्मेलन में भाग लीजिए। सवाल यहाँ से, वियना सम्मेलन कब हुआ? किसने नेतृत्व किया? मेटरनिक। हेड कौन है? मेटरनिक हेड है। अब देखो इसने ये कह रहा है कि इस सम्मेलन में ये कैसी सम्मेलन है, तो रूढ़िवादी। यहाँ से भी सवाल पूछेगा ये कैसा रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब ये कह रहा है मेटरनिक कि मैं फिर से राजतंत्र ला दूंगा। कहाँ में? फ्रांस में। जो खत्म हो चुका है उसको हम फिर से क्या ला देना चाहते हैं? राजतंत्र। ये ऐसे काहे कर रहा है मेटरनिक? क्योंकि लुई सोलहवां को फांसी दे दिया गया है और लुई सोलहवां के ससुराल था ऑस्ट्रेलिया। समझ गए ना? कोई दिक्कत? आई चांसलरवा है कहाँ के? मतलब ऐसे अब बात करें तो मेटरनिक के लुई सोलहवां हो न हो का जीजा जी लगते होंगे, तो बदला लेगा कि नहीं लेगा? छोड़ेगा? एकदम नहीं छोड़ेगा। अभी देखिए यहां से कि राजतंत्र को, ये क्या है कि राजतंत्र को फिर से जीवित करना। ये सम्मेलन बुलाया क्या क्यों जा रहा है कि फिर से राजतंत्र को क्या कर दें हम? जीवित। जो राजतंत्र खत्म हो चुका है और फिर से लाना चाह रहा है कौन? मेटरनिक। कौन लाना चाह रहा है? मेटरनिक। अब देखो यहाँ एक बात है, यहाँ एक कहावत कहा गया है कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। फ्रांस को, हाँ देखो, हाँ सॉरी, जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा कौन छींकता है? यूरोप को पूरा दिक्कत होता है। सर्दी किसको लगती है? सर्दी किसको लगती है? फ्रांस को जब सर्दी लगेगी तो छींकेगा कौन? पूरा यूरोप। पूरा कौन छींकेगा? यूरोप। जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। और यह कथन किसका है? मेटरनिक का। यह कथन किसका है? मेटरनिक का। कि जब, इसका मतलब अभी तुरंत नेक्स्ट में समझ लेंगे, है ना, कि जब फ्रांस एक छोटा मोटा राज्य नहीं है ना, एकदम है तो ठीक, लेकिन एक बार जब उसको सर्दी लगेगा तो देखे ना कैसे नेपोलियन ने छिकवा दिया सबको, है ना। तो फ्रांस को सर्दी मतलब फिर से राजतंत्र नहीं लाओगे, है ना। तो जब फ्रांस को की सर्दी लगेगा तो पूरा कौन छींकेगा? यूरोप। और इसने सबको निमंत्रण दिया है कि सबको, मतलब फ्रांस में फिर से ये किस वंश की स्थापना करना चाह रहा है, तो फिर से इसने फ्रांस ने बुर्बो वंश की स्थापना करना चाह रहा है। लुई सोलहवां किस वंश के था? बुर्बो वंश के। लुई 14वां किस वंश के था? बुर्बो वंश के। यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस में पुनः किस वंश की शासन हुई थी?
तो बुर्वो वंश की। बुर्वो वंश समाप्त हो गया था जब लुई 16वां मारा गया, बुर्वो वंश वहीं से खत्म हो गया था। लेकिन ये वियना सम्मेलन में, किस सम्मेलन में, वियना, फिर से किस वंश की शासन हो रही है, तो बुर्वो वंश की शासन स्थापित हो रही है। अब देखो इसमें इटली उटली सारे लोग भाग लिए हैं, इटली उटली सब सारे देश भाग लिए हैं। लेकिन उस समय इटली के राजा है और इटली के राजा है और वो फिलहाल में भाग नहीं लिया है। किस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में। किस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में। अब देखो इसमें कहा गया है राजा बनने के लिए, तो राजा बनने के लिए कहा गया है लुई 17वां को, लुई 17वां को राजा बनने के लिए कहा गया है। लेकिन लुई 17वां बेचारा राजा नहीं बन रहा है, डर रे कि ऐसा न कि हम भूल गए हैं लुई 16वां को। यहाँ के जनता बड़ा उदंड है, जनता बड़ा उदंड है। अभी हमारे पापा को फांसी दिया है, हम उनका बेटा है, दे देगा तो हालत खराब हो जाएगा। लेकिन इस समय शासक मेटरनिक किसको, फ्रांस के राजा बनाया है, लुई 18वां को। लुई किसको, लुई 18वां क्या बना है, राजा। लुई 18वां क्या बना है, राजा। और आपको बता दे कि लुई 17वां क्यों नहीं राजा बना, क्योंकि 16वां की स्थिति को देखते हुए लुई 17वां राजा नहीं बना है, बना है, नहीं बना है। आपको पता है कि लुई केवां राजा बन चुका है, और फिर से फ्रांस में बुर्वो वंश की शासन हो गया, फिर से राजतंत्र हो गया। और ये किसने कर दिया, मेटरनिक ने। किसने कर दिया, मेटरनिक ने। बड़ा बढ़िया सुनेंगे सर, ये लुई 18वां कैसा राजा था, बड़ा सीधा राजा था, ये बड़ा सीधा राजा था। गांव में कुत्ता के देखना, कुत्ता को अगर कोई कुत्ता बड़ा सीधा, उसको कोई बच्चा पोंछी धर के तीर दिया इसे, है ना, एक डंडा मार दिया, बस काए काए करके कुत्ता रह गया, नहीं बहुत अच्छा कुत्ता है, एकदम ठीक है ना, एकदम क्या है, ठीक है। वही कुत्ता अगर पोंछी धर लिए, भोंक दिया 3-4 बार, है ना, देखते ही कुत्ता, अगर आप कुत्ता को देख रहे हैं, वो देख रहा है, देखते ही अगर आप नहीं भाग रहे हैं, काटना शुरू कर देता है, तब आप कहते बड़ा पगला के लाओ लाठी, है ना, पागल हो गया है। क्या हो गया है, पागल हो गया है ना। मतलब लुई 18वां जो राजा है बड़ा सीधा राजा है, बड़ा क्या राजा है, सीधा। इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधा राजा है। जैसे गांव में अगर शेर चलाए, क्या आ जाए, शेर। गांव में अगर शेर चलाए और शेर चलाए, गांव के लोग सब जाएं, गांव के लोग सब जाएं और शेर को देखे, शेर के पास गए, शेर कुछ नहीं कर रहा था, पोंछी सिर्फ हिला रहा था, ओह कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई बच्चा गया दूध से पक्का मारू दिया, सिसक के रह गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब शेर ठीक है, गांव वाला का बड़ा सीधा शेर, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने दो, कुछ नहीं कर रहा, नहीं कुछ नहीं। अगर वही शेर आकर के 3-4 के काट कुर्दा है, गांव वाला किसे लाओ लाठी, नहीं मार के भी सीधा कर देते हैं। मतलब लुई जो 18वां है, लुई 18वां है, बड़ा सीधा शासक है। कैसा है, सीधा, कोई दिक्कत। फ्रांस की जनता एकदम खुश है, अच्छी बात है, कर दो, हम इससे कोई आपत्ति नहीं है। लुई 18वां कुछ नहीं बोला, कुछ बोल नहीं रहा है, कौन, लुई 18वां कुछ नहीं, एकदम सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लुई 18वां के मृत्यु हो जाती है, और लुई 18वां के मृत्यु के बाद, लुई 18वां की मृत्यु के बाद यहाँ का शासक बनता है और नए राजा बनता है चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम, चार्ल्स दसम। और चार्ल्स दसम जो है, चार्ल्स दसम, हाँ, चार्ल्स दसम बड़ा खतरनाक राजा है। चार्ल्स दसम तो देखो कैसे काटेगा, तो कैसे गांव वाला लाठी निकालेगा, कैसे निकालेगा, देख रहे हैं ना, देखिए बढ़िया से, खाली सुनना है, खाली क्या करना है, सुनना है, एकदम याद करवा देंगे, इसको बाल से खाल निकाल देंगे। SST ऑफ द बादशाह ऑफ द काशी विश्वनाथ, नहीं, हम कहानी बनाते हैं, कोई किताब पढ़ाता है, हम कहानी बनाते हैं, तो हम कहानी बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सिर्फ याद हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखो कैसे
चार्ल्स 10वां शासक बना है, चार्ल्स 10वां शासक बना है। और उस समय लुई जो है कौन बना था राजा? 18वां। क्या लुई 18वां बदमाश शासक था? नहीं। एक बात आपको हम बताना भूल गए थे कि उस समय जो था इटली के राजा भाग नहीं लिए थे इस वियना सम्मेलन में। आपको पता है कि इटली का जो आकार है बिल्कुल ऐसे है, इटली का आकार एकदम ऐसे है, जूते के समान है। किसके समान है? जूता के समान है इटली के आकार। आपको पता है कि जब ये मेटरनी, कौन? मेटरनी के इटली के राजा जब भाग नहीं लिया है, इटली के राजा जब भाग नहीं लिया है तो इतना दूर के क्षेत्र को ले लिया है कौन? ऑस्ट्रिया। कौन ले लिया? ऑस्ट्रिया। कि आप नहीं आए, इतना लड़ाई में खर्चा हुआ, आप भाग काहे नहीं लिए? इतना जो ये जो है ये कह दिया बुर्बो वंश के कि चलो तुम रख लो। क्या रख लो? तुम रख लो। इटली के पास बचा क्या? समझ रहे हैं? इटली के आकार जूता की तरह था। इटली के आकार किसके तरह था? जूता की तरह। यहाँ से ऊपर वाला खोला ले लिया कौन? ऑस्ट्रिया। खोला ले लिया ऑस्ट्रिया, सोल ले लिया बुर्बो वंश, और राजा के हाथ में फीता थमा दिया। लीजिए है ना, राजा के हाथ में क्या बना लिया? फीता। इसको हम जब इटली के एकीकरण पढ़ाएंगे इटली का, तब इसको हम यू कंटिन्यू करेंगे कि इटली के, इतना बात आप ध्यान रखिएगा कि इटली के सोल को किसने ले लिया है? बुर्बो वंश। इटली के जो ये ऊपर का खोला जूता वाला जो खोल रहता है वो कौन ले लिया है? ऑस्ट्रिया। मतलब कौन? मेटरनी। और ये फीता थमा दे। लीजिए क्या करिए? लीजिए, डोलाते रहिए फीता को खाली। तो इटली के एकीकरण पढ़ाएंगे तो हम इसको बताएंगे। फिलहाल हम कहाँ रहे हैं? लुई 18वां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई है। और लुई कैसे मृत्यु होता है? मर गया, तबीयत खराब था का, है ना। लुई 18वां की क्या हो गई है? मृत्यु। बेचारा कैसा राजा था? सीधा। बात को समझिएगा। चार्ल्स 10वां बड़ा करूर शासक है। चार्ल्स 10वां इसने कहा कि लुई 18वां राजा मतलब होना चाहिए भय। क्या होना चाहिए? भय। कि जब तक भय नहीं तब तक राजा कैसे? जब तक भय नहीं तब तक राजा कैसे? और इसने जो है कहा कि मैं जो हूं, मैं अपना एक प्रधानमंत्री चुनूंगा और मैं खुद राजा बनूंगा, और पर राजा गद्दी पर बैठेंगे और एक प्रधानमंत्री को नियम कानून बनाएगा और मैं इस पर साइन कर दूंगा, कानून बन जाएगा और वो लागू हो जाएगा। कहां में? फ्रांस में। लेकिन ये भूल चुका है कि फ्रांस वही है जो लुई 16वां को फांसी गिलोटीन चढ़ा दिया है। क्योंकि टाइम हो गया ना। कब चढ़ाया था? 1800। लुई 16वां को फांसी कब चढ़ाया गया है? 1793। बहुत दूर आ चुका है। नहीं, भूल गया है ना। अब भूल गया तो देखो, चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री बनाता है पोलीग्रेक को। किसको? पोलीग्रेक को। यहां से पूछेगा कि पोलीग्रेक को प्रधानमंत्री बनाता है। क्या बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है। यहां से पूछेंगे हम कि चार्ल्स 10वां, क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ल्स 10वां किसको अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं? पोलीग्रेक को। और जानते हो पोलीग्रेक क्या किया है? पोलीग्रेक ने यही फिर से फ्रांस में विशेषाधिकार कानून पारित कर दिया। कौन से अधिकार? आपको विशेषाधिकार कानून पढ़ाए हैं। जब याद करिए कि जब फ्रांस के समाज जब बटा हुआ था पादरी और कुलीन, तो पादरी और कुलीन को विशेषाधिकार प्राप्त था। नहीं विशेषाधिकार प्राप्त था? क्या विशेषाधिकार प्राप्त था कि नहीं था? कि उस पर ज्यादा केस उस नहीं होगा, आप फिर से टैक्स उस नहीं लगेगा, टैक्स उस नहीं, आप फिर से ही पोलीग्रेक किसका प्रधानमंत्री? चार्ल्स 10वां के प्रधानमंत्री। फिर से ये पोलीग्रेक फिर से कौन सा कानून पारित कर दिया? विशेषाधिकार। फ्रांस के लोग सड़क पर उतर गए। कौन है रे? है ना, कौन है जो फिर से विशेषाधिकार? भूल गया तुम? भूल गया? नहीं भूल गया चार्ल्स 10वां। और पूरे फ्रांस में सारे जो लोग हैं
पूरे सड़क पर उतर गए। कहां उतर गए? सड़क पर आंदोलन करने के लिए। कहां है चार्ल्स दसम? कहां है पोलिग्नेक? बाहर निकालो। और ये दोनों आपको मालूम है कि ये दोनों डर से इंग्लैंड भाग गया। कहां भाग गया? दोनों कौन कौन? चार्ल्स दसम और कौन? पोलिग्नेक। कौन? पोलिग्नेक। दोनों कहां भाग गए? इंग्लैंड भाग गए। कहां भाग गए? इंग्लैंड। क्या कोई दिक्कत? यहां से सवाल कैसे पूछेगा आपसे कि चार्ल्स दसम यही बुर्बो वंश का ही शासक है? नहीं, चार्ल्स दसम जो है किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलिग्नेक को। इसने क्या कर दिया की बात हो गया, मतलब विशेषाधिकार कानून। फिर से ये वही बात ला दिया कि विशेषा। लुई 18वां कुछ किया? कोई आंदोलन हुआ इसमें? क्योंकि क्या था, ये सीधा था। क्या था? सीधा। अब इसके बाद कौन शासक बना? दसम। और दसम ने के प्रधानमंत्री किसने बनाया? पोलिग्नेक को। इसने कहा कि मैं बैठूंगा, मैं राजा हूं, डर होना चाहिए। और इसने डर के लिए किसको प्रधानमंत्री बनाया है? और पोलिग्नेक ने कौन सा नियम पारित कर दिया? और लगले साइनो कर दिया। फ्रांस की जनता उग्र हो गई। फ्रांस की जनता उग्र हो गई। और इसने आपको बता दे कि 25 जुलाई 1830 में क्रांति एक ला दिया। 25 जुलाई 1830 में क्रांति ला दिया। खोजने लगा कहां है, रोड पर उतर गया। क्या उतर गया? रोड पर उतर गया, सड़क पर उतर गया। और सड़क पर उतर जाने के बाद ये दोनों डर से कहां भाग गए? इंग्लैंड। काहे भाग रहे हैं, यही बात को हम क्लियर करेंगे। पहले हम यहाँ राजा आ रहा है उसको लाते हैं, राजा को लाते हैं, ठीक ना। अब देखो सवाल पूछेगा आपसे कि 1830 की क्रांति क्या है? 1830 की क्रांति क्या है? घरे जाना है, किताब देखिएगा, आपको लिखा रहेगा कि 1830 की क्रांति क्या है। तो आपको या किसे कहेंगे? तो चार्ल्स दसम जब बुर्बो वंश का राजा बना तो उसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया है? पोलिग्नेक को। किसको बनाया? पोलिग्नेक को। और पोलिग्नेक ने कौन सा कानून ला दिया? विशेषाधिकार कानून ला दिया। इसके विरोध में फ्रांस की जनता पूरी तरह से सड़क पर उतर गए। खोजने लगे कहां है रे चार्ल्स दसम पोलिग्नेक। और ये दोनों डर से कहां भाग गए हैं? इंग्लैंड। और विशेषाधिकार कानून को समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पता है कि उसी समय अब एक नया वंश के शासन आता है, नया एक सब फ्रांस के लोग फिर से एक नया राजा चुनते हैं। और वह राजा कौन है? अभी तुरंत क्लियर होते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा रहे ना, कोई दिक्कत है? हाँ, चार्ल्स दसम तक बुर्बो वंश के है ना। अब यहाँ से वंश बदलाता है, आर्ली हेंस वंश आएगा। कौन से वंश? आर्ली हेंस वंश। सवाल यहाँ से, चार्ल्स दसम के बाद किस वंश की शासन हो रही फ्रांस में? आर्ली हेंस वंश के। किस वंश के? आर्ली हेंस वंश के। मजा आ रहा है? आज जो नहीं आया है तो समझ रहे हैं ना, ये सब पूछिएगा तो उसको नहीं पता चलेगा। स्कूल में ऐसे पढ़ाने वाले नहीं है। अल्लाह बताओ। अब देखिए यहां से अब आर्ली हेंस वंश की शासन होती है। कौन से वंश के? आर्ली हेंस वंश। आर्ली हेंस वंश के राजा बनता है और उसका नाम है लुई फिलिप। क्या नाम है? लुई फिलिप। और हाँ लिखल है लुई। क्या? लुई फिलिप राजा है। कौन है? राजा है। कहाँ के राजा बन रहा है? फ्रांस के। कहाँ के राजा बन रहा है? फ्रांस के। कौन राजा बन रहा है? लुई फिलिप। और लुई फिलिप ने आते ही विशेषाधिकार कानून को इसने खत्म कर दिया, समाप्त तो जनता ही कर दिया। लेकिन इसने भी अपना नियम लगाया कि मैं भी विशेषाधिकार कानून को क्या करता हूं? समाप्त करता हूं। मैं भी विशेषाधिकार कानून को समाप्त करता हूं। बड़ा ताजुब है कि इसने भी अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाता है। किसको? गीजो।
किसको बनाता है? गीजो। यहां से भी सवाल पूछेगा आपसे कि पोली है, सॉरी, लुई फिलिप, किसने? लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री किसको बनाता है? गीजो को बनाता है। किसको? गीजो। ये भी कम, शुरू में बहुत अच्छा से काम कर रहा था, शुरू में अच्छा से सीधा से काम कर रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता दे कि इसने अमीरों को, किसको? अमीर को बहुत साथ दे रहा था, ये दोनों मिल करके, और मध्यम वर्ग के गरीब लोगों को कोई काम ही नहीं कर रहा था। कोई काम कर रहा था? कोई काम नहीं कर रहा था। मतलब ये राजा कब बना है? 1830 में, 1830 में, क्योंकि 30 से क्रांति हुई है। अब सवाल पूछा 1830 की क्रांति क्या है, तो एकदम मुंह खखोर के बता देना है। समझ गए? कोई पूछे 1830 की क्रांति क्या है, रुको 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 रुको, तुमको बताते हैं एकदम। आज शुरू करना कहां से? नेपोलियन की मृत्यु से। राजा कौन बना है ना, उसके बाद एकदम बढ़िया से बताना। बैठो बैठो, अभी रुको जरा, है ना। केजीएस पावर को देखो तुम, नहीं ये बात करना है। मतलब अमीरों को ये साथ दे रहा है। कौन कौन? लुई फिलिप और गीजो। खाली अमीर के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में? जनता भड़क गई, जनता भड़क गई, और जनता भड़क गई कह के नालायक बनाए थे तुमको हम क्यों? अमीर के साथ देने के लिए। किसके लिए? अमीर के साथ देने के लिए, है ना, समानता के लिए दिए थे, है ना। किसके साथ? अमीरों को। किसको? अमीर के साथ दे रहा है। बड़ा गलत बात है, बड़ा क्या है? गलत बात है। और आपको पता है कि 1848 में, 1801 पेरिस में, कहा में? पेरिस में, यही सब फ्रांस की जनता एक बहुत बड़े महाभोज का आयोजन करते हैं। महाभोज का आयोजन, सब गरीब लोग पैसा चंदा कर करके, 200-500 रुपया चंदा कर करके, और पेरिस में, कहा में? पेरिस में, फ्रांस की ना राजधानी है पेरिस। पेरिस में, कहा में? पेरिस में एक बहुत बड़े महाभोज का आयोजन हो रहा है। कहा में? पेरिस में। सारे लोग जो है, ये सिर्फ एक नाटक है कि महाभोज का क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है खाने के लिए। किसके लिए? खाने के लिए। कि सारे जितने भी फ्रांस के जनता है सब कहाँ आए? महाभोज में उपस्थित हो, सब अपना चंदा से। पता चला है लुई फिलिप और किसको? गीजो को। ये दोनों उठता है, ये दोनों उठता है और जाके यहाँ के जितना भी चूल्हा उल्हा बन रहा था, खाना बन रहा था, सबको क्या कर देता है? तोड़ देता है। बिना हमरा पूछे काहे तुम सब कर रहा है? जनता खिसियाती है, जनता खिसियाती है और उग्र होती है। मारो, क्या करो? मारो। तुम भूल गया है लुई सलामा के मारे ऐसे, तू भूल गया है कि अभी चार्ल्स दसम को मारे ऐसे, तुमको पता नहीं है? पता है कि नहीं है? और देखो कि फिर से ये लुई फिलिप और गीजो दोनों, अब लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। भागेंगे कहाँ? इंग्लैंड। फिर से दोनों इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। आप देख रहे हैं कि कौन कौन इंग्लैंड भाग रहा है। पहली बार इंग्लैंड कौन भागा है? चार्ल्स दसम, उसका प्रधानमंत्री ओलिग्रेक। लगले कौन भागा है? लुई फिलिप। लगले कौन भागा है? गीजो। लगले कौन भागा है? गीजो। और सब कहाँ भाग रहा है? इंग्लैंड। मतलब यहाँ लुई फिलिप भी इंग्लैंड भाग गया और गीजो भी इंग्लैंड भाग गया है। गीजो भी क्या भाग गया है? इंग्लैंड भाग गया है। और आपको पता है अब इसका एक ही बात था, यही महाभोज की, कि इस सब का जड़ मतलब फ्रांस में पुनः जो राजतंत्र लाया था, वो लाने का काम कौन किया था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार मेटरनिख। राष्ट्रवाद की भावना हो रही है, जनता कर रही है, कहाँ है मेटरनिख? कहाँ है मेटरनिख? आक्रमण करो किस पर? मेटरनिख पर। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख अब 75 वर्ष की होले, बूढ़ हो गए हैं, बेचारा डर रहे हैं कि बाप रे बाप कहीं ये लहर, ये महाभोज वाला लहर लगले इधर माहे ना आ जाए, डरे। आपको पता है कि मेटरनिख भी भाग गया। कहाँ? मेटरनिख भी कहाँ भाग गया है? इंग्लैंड। मेटरनिख भी इंग्लैंड। पूरी तरह से यही 1848 की क्रांति में, पूरी तरह से 1848 की क्रांति ने पूरे
कि फिर से राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सब कहां भाग गया है? सब कहां भाग गया? इंग्लैंड। अब देखो कि फ्रांस यहां से सवाल पूछेगा कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला, तो आपको पता है कि 1815 से 1848 तक, 1815 से 1848 तक कौन सा युग चला? मेटरनिक युग। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि 1848-15 में ही वियना सम्मेलन कौन लाया? किसके वजह से 1848 तक शासन चल रहा है? मेटरनिक। मतलब फ्रांस की जनता कह रही है कि जब तक मेटरनिकवा है तब तक फिर से ही राजतंत्र कहेगा। मारो, है ना, मारो। और कहां भाग गया डरे? इंग्लैंड। अच्छा सर, इतना बात आप बताएं, इंग्लैंड काहे भाग रहा है? इंग्लैंड इसलिए भाग रहा है कि इंग्लैंड में नौसेना ज्यादा थी। आपको पढ़ाए हैं, इंग्लैंड में नौसेना, आंतरिक सेना कम था, आंतरिक सेना कम था। इंग्लैंड में शुरू से ही राजतंत्र की स्थापना है। वहां पर संसद पूरा हैवी है, बढ़िया है। सबसे पहले संसद यही इंग्लैंड में था। इस समय राजा के विरुद्ध कोई बोलता ही नहीं था, है ना। और यहाँ कोई दूसरा कब्जा भी नहीं करता था, क्योंकि कैसा था? नौसेना। आप देख रहे थे कि क्या नेपोलियन बोनापार्ट खुद इससे जीत पाया? नहीं जीत पाया था। इसीलिए सब राजा कहाँ भागता था? इंग्लैंड भागता था कि नौसेना इसके पास क्या है? ज्यादा है, कोई ऐबे नहीं करेगा, है ना। इसीलिए भाग कहाँ रहा था? इंग्लैंड। सब इंग्लैंड। अब देखो कि अब फ्रांस में, नए फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना होती है। और लोकतंत्र की स्थापना फ्रांस में फिर से पुनः लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1848। 1848 और 1848 में फिर से पुनः क्या हो गई? लोकतंत्र की स्थापना हो गई। सारा कोई भाग गया। और जब सारा कोई भाग गया, पुनः लोकतंत्र की स्थापना होगी। सर राजा कौन बना? तो यहां से राजा बनता है नेपोलियन। नेपोलियन नालायक तीसरा, नेपोलियन थर्ड। अब की फ्रांस के राजा कौन बने हैं? नेपोलियन तीसरा, नेपोलियन तृतीय बोलना है, नेपोलियन तृतीय। फ्रांस के नए सम्राट बने हैं नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। और आज की क्लास आपको यहीं तक रहेगा। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, है ना। जय हिंद, धन्यवाद।